हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी दीवान कब बनी, कंपनी ने रेवेन्यू जुटाने के लिए क्या क्या किया और परमानेंट सेटलमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ और क्यों हुआ और परमानेंट सेटलमेंट से क्या प्रॉब्लम हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव 1765 में मुगल रूलर से बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी ले रहा है। द कंपनी बिकम्स द दीवान, यानी कंपनी को दीवान बना दिया गया। दीवान एक पदवी या फिर कह सकते हैं एक ओहदा होता है जो कंपनी को दिया गया था। ब्रिटिश पेंटर्स ब्रिटिशर्स की लाइफ की बड़ी बड़ी सफलताओं को पेंटिंग में दर्शाते थे। 12 अगस्त 1765 को मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। हो सकता है शायद ये इवेंट उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ हो, जहां सिर्फ कुछ अंग्रेज और भारतीय ही एज ए विटनेस मौजूद हो। लेकिन इस पेंटिंग में इस इवेंट को बड़े स्थान पर एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये पेंटिंग उस पेंटर ने बनाई थी जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का काम सौंपा था। बेशक बंगाल की दीवानी मिलना अंग्रेजों के लिए एक बड़ी और यादगार घटना थी। दीवान बनने के बाद कंपनी के अंडर जितना भी भूभाग आता था, वह उस भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अब कंपनी की परेशानी ये थी कि लैंड पर शासन कैसे किया जाए और रेवेन्यू रिसोर्सेज को कैसे व्यवस्थित किया जाए। लेकिन कंपनी के खर्चे बहुत ज्यादा थे, इसलिए कंपनी अपने हर काम को इस तरह से करना चाहती थी जिससे कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आ सके। व्यापार करने वाली कंपनी होने के नाते उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि वह जो भी चीज चाहती है उसे खरीद सके और जिस चीज को वह बेचना चाहती है उसे बेच भी सके। समय के साथ साथ कंपनी को यह भी समझ आने लगा कि अब उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उनका मकसद कुछ और ही होने लगा। व्यापार करते करते वह ये चाहने लगे कि बस हमारा ही शासन हो और हमारी पावर ही सबसे ऊपर रहे। विदेशी ताकत होने की वजह से कंपनी को ऐसे लोगों को एक तरह से दबाना था जो पहले शासन कर चुके थे और जिनके पास अभी भी पावर थी, और लोग जिनका सम्मान करते थे। पर जिन लोगों के पास पहले स्थानीय सत्ता थी, कंपनी उन्हें नियंत्रित तो कर सकती थी, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर सकती थी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कंपनी ने किया कैसे। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकारों को किस तरह तय किया और मनचाही फसलों की खेती कैसे कराई। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, यानी कंपनी के लिए राजस्व। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन वह अभी भी अपने आप को मुख्य रूप से ट्रेडर के रूप में ही देखती थी। लगान फिल्म तो आपने देखी होगी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा लगान तो चाहती थी, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि लगान के आकलन और वसूली की नियमित व्यवस्था कैसे की जाए। कंपनी की हमेशा यह कोशिश रहती थी कि वह जितना हो सके उतना राजस्व बढ़ाए और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। 5 साल के अंदर अंदर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी गई सभी चीजों का कुल मूल्य डबल हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करती थी और इनसे भारत में चीजें खरीदा करती थी। लेकिन अब कंपनी द्वारा बंगाल से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता था वह कंपनी के काम आता था। अब कंपनी उस रेवेन्यू से चीजें खरीदकर एक्सपोर्ट किया करती थी। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू लेगी, हर चीज को कम से कम प्राइस में खरीदेगी, तो क्या होगा? जी हाँ, ए डीप क्राइसिस। ए डीप क्राइसिस से ये क्लियर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत बड़े संकट में फंसती जा रही है। कंपनी अपनी ही मनमानी करती जा रही थी और इसका भुगतान सामान्य लोगों को भरना पड़ रहा था। कंपनी शिल्पकारों को फोर्स किया करती थी कि वह कंपनी को अपनी चीजें कम से कम प्राइस में बेचे, इसलिए सभी शिल्पकार गांव छोड़कर जा रहे थे। किसान भी कंपनी को लगान नहीं चुका पा रहे थे।
इस फिगर में बंगाल के मुर्शिदाबाद की वीकली मार्केट दिखाई गई है। ग्रामीण इलाकों से किसान और कारीगर नियमित रूप से इन मार्केट्स में सामान खरीदने और अपना सामान बेचने आते थे। बंगाल में जब आर्थिक संकट आया, उस दौरान ये मार्केट्स बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई। कारीगरों ने चीजें बनाना बहुत ही कम कर दिया। खेती भी लगभग खत्म ही हो गई थी। 1770 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल की वजह से 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। इस अकाल में एक तिहाई आबादी समाप्त हो गई। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, यानी खेती में सुधार की आवश्यकता थी। अब जब अर्थव्यवस्था बहुत संकट में थी, तो क्या कंपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? ज्यादातर कंपनी के अफसरों को ये लगने लगा कि इस संकट से उभरने के लिए जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। अब कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये सब किया कैसे जाए। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। इतनी बहस के बाद फाइनली 1793 में कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। जब परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब भारत के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। इस सेटलमेंट के अनुसार राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। कंपनी द्वारा राजाओं और तालुकदारों से कहा गया कि वे किसानों से लगान वसूलें और कंपनी को राजस्व चुकाएं। कंपनी को कितना अमाउंट पे करना था, यह बिल्कुल परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था, यानी कंपनी द्वारा ये अमाउंट भविष्य में भी नहीं बढ़ाया जाना था। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से रेवेन्यू मिलता रहेगा और इससे जमींदारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वे जमीन में सुधार करने के लिए खर्च करेंगे। अंग्रेजों को ऐसा भी लगता था कि अब क्योंकि स्टेट की तरफ से रेवेन्यू की डिमांड नहीं बढ़ेगी, इसलिए जमींदार भी बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। प्रॉब्लम, कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट तो इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो अब समस्या क्या थी? एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट ने ही समस्या क्रिएट कर दी। कंपनी के अफसरों को पता लगा कि जमींदार अभी भी जमीन में सुधार लाने के लिए उसमें खर्चा नहीं कर रहे थे। कंपनी द्वारा जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था, वह इतना ज्यादा था कि जमींदार उस रेवेन्यू को नहीं चुका पा रहे थे। लेकिन जमींदारों की यही एक समस्या नहीं थी। इसके अलावा ये भी एक समस्या थी कि जो भी जमींदार उस फिक्स्ड रेवेन्यू को नहीं चुका पाता था, कंपनी द्वारा उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कंपनी द्वारा ऑक्शन यानी नीलामी ऑर्गेनाइज्ड कराई जाती थी। उस नीलामी में कंपनी बहुत सारी जमींदारियों को नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल गए। बाजार में प्राइसेस बढ़े और धीरे धीरे खेती का भी विस्तार हुआ, लेकिन इसमें कंपनी का ही नुकसान था। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे कंपनी को नुकसान कैसे हुआ, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि हालात सुधर रहे थे। कंपनी को नुकसान ऐसे हुआ कि कंपनी ने तो रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया था। बाजार में प्राइसेस बढ़ने की वजह से और खेती में विस्तार होने की वजह से जमींदारों की इनकम तो बढ़ी, लेकिन कंपनी को तो उतना ही रेवेन्यू मिलेगा ना जितना उसने फिक्स किया था। और तो और अब वह राजस्व में वृद्धि भी नहीं कर सकती थी। लेकिन अभी भी जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए इन्वेस्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। कुछ जमींदारों ने तो परमानेंट सेटलमेंट के इंट्रोड्यूस होने के बाद के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीनों को गंवा दिया था। और जिन जमींदारों के पास जमीनें थी, अब उन्हें बिना किसी परेशानी और बिना किसी निवेश का खतरा उठाए आमदनी आने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जमींदार किसानों को जमीन देते थे और उनसे लगान वसूलते थे, और जब तक वह ऐसा कर सकते थे, तब तक उन्हें जमीन में सुधार करने की कोई परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत कठोर और अत्याचारी दिखाई दे रही थी, क्योंकि किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज्यादा था और किसानों को ऐसा लग रहा था कि जमीन पर उनका जो अधिकार है वह सुरक्षित नहीं है। यानी उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी जमीनें उनकी नहीं रहेंगी। यहाँ तक कि यह भी नौबत आ जाती थी कि लगान चुकाने के लिए किसानों को मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, और अगर वह लगान नहीं चुका पाते थे तो उन्हें पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.